के बारे में। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग सेल के बने हुए होते हैं, इंक्लूडिंग वी ह्यूमंस। तो ये बेसिक ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और देखते हैं अब सेल के बारे में। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक जी ने की थी। ये इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क में, और इन्होंने 1665 में इसकी डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक करके आए, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की पॉन्ड वाटर में, ये 1674 में इन्होंने डिस्कवरी की। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन्होंने, जो कि सेल के अंदर ही है, जिसको कि ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, न्यूक्लियस को खोजा। वर्शॉ ने बोला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। शेल्डन एंड श्वान ने कहा इन्होंने सेल थियरी दी। और पुरकिंजे ने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, जो कि सेल के अंदर जो जो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी जो चीज़ें होती हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको मिला करके हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अब देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब पता है एक चल रहा है, जो मेड ऑफ वन सेल, और एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस। इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामेशियम, बैक्टीरिया। और ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शंस, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई। तो ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ह्यूमन स्टेम सेल एप्लीकेशंस क्या है? मसल सेल्स कुछ इस प्रकार होता है। ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। नर्व सेल इस तरह होता है। कार्डियक सेल्स किस तरह होता है, ये सारे इसके पिक्चर्स हैं कुछ। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। उनका शेप और साइज इस पे निर्धारित होता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सेल। डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है एक सेल के अंदर। ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। तो अब सेल के अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सेल ऑर्गेनेलीज करते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट परफॉर्मेंसेस परफॉर्म करते हैं। जनरली ए सेल हैज़ प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जनरली हर सेल में आपको मिलेगा, प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल वॉल सब में नहीं होता है। और सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 micrometer in length, and nerve cells are some of the longest cells. ये longest cell होता है nerve cells. Among multicellular organisms, human red blood cells are about कितना 7 micrometer in diameter. माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है, और ये इतना 0.3 माइक्रोमीटर का होता है इन लेंथ। नो सेल वॉल, इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज द दैट। डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन विसरण और ऑस्मोसिस परासरण। तो विसरण क्या होता है? मतलब हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन में चीज़ें मूव होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगरबत्ती को जलाओ तो फिर वो हवा में डिफ्यूज़ करती है ना, एक कोने से पूरे रूम में फैल जाती है, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और ऑस्मोसिस जब होता है, जब वो होता है सेलेक्टिवली थ्रू अ सेमी परमिएबल थिंग, तब उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में चीज़ें जाती हैं। और अब देख लेते हैं क्या। तो ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं रेड ब्लड सेल। जब सेल फूल जाता है, जब तो फिर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता है, सेम रहती हैं चीज़ें, जब बाहर और अंदर कंसंट्रेशन बराबर हो। और हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर जाती है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है? तो डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट एंड एक्सचेंज गैसेस एंड वाटर। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होती है। गैस में सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी होती है। और
सॉलिड में सबसे देर से। सेल इनटेक्स ऑक्सीजन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल एक्सक्रीटेड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्यूलर वेस्ट। डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट जो होता है हाई कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब चीज़ें मूव होती हैं तो उसको ही कहते हैं डिफ्यूजन। द सल्यूट मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? 3 काइंड ऑफ मीडियम है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. The movement of water, अब यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, सेल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं जा रही हैं वो ऑस्मोसिस, क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देता है। तो तो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। Active transport is an energy dependent process in which ATP is utilized. A few ions and molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to the higher concentration, जिसको कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जो कि हम लोगों के जो ये वाटर प्योरीफायर्स में लगा रहता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मैनी मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन along the concentration gradient from higher to lower concentration, diffusion and osmosis. अब ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक इसके कुछ प्रकार हैं। द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन है अगर ऑफ वाटर दैन द सेल, तो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन बाहर है, लो कंसंट्रेशन अंदर है, तो हाई टू लो मूव होगी चीज़ें। तो जब हाई से लो में आएगा तो सेल के अंदर जब पानी चले जाएगा तो सेल क्या होगा, सेल स्वेल्स अप, और इसको कहेंगे साइटोलिसिस। तो concentration of water than the cell gains water by osmosis as outside solution is very dilute, cell swells up। अब क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, when the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis, cell will shrink, इसको प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। आइसोटोनिक में क्या होगा, when the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane, cell remains same। awesome। अब अब क्या है, सेल सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment, तो यूनिवर्सल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, जो कि चीज़ों को होल्ड करके रखता है अंदर जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल इसको कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। अब सेल मेम्ब्रेन बना किन चीज़ों का होता है, तो लिपिड्स, protein, phospholipids. Bilayer also contains cholesterol, carbohydrates. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक लिक्विड दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इट कंटेन्स वेरियस प्रोटीन्स अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स एज वेल। इट कंसिस्ट्स ऑफ द साइटोसोल, ऑर्गेनेलीज, साइटोस्केलेटन एंड इंक्लूजन। साइटोसोल सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड कंटेन्स वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनेलीज क्या होता है, structures like mitochondria, endoplasmic reticulum (ER), Golgi apparatus, and ribosomes are suspended in the cytoplasm. Cytoskeleton, a network of protein fibers, microfilaments, microtubules, and intermediate filaments that provide structural support, motility, and maintenance. Inclusions, temporary structures like stored nutrients, phosphate granules, cyanophycean granules, and glycogen granules, pigments, waste product.
सेल रेशियो जो होता है वो सबसे ज़्यादा पानी होता है, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स, फिर आयन।